क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मछलियों और समुद्री सीमाओं को लेकर भी देशों के बीच में गंभीर अंतरराष्ट्रीय विवाद हो सकते हैं? तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉड वार्स, टर्बोट वार्स, स्कैलॉप वार्स, यूएनसीएलओएस एंड ईईजेड रूल्स, आईटीएलओएस एंड स्ट्रैडलिंग फिश स्टॉक्स और मराइन टाइम पॉलिटिक्स से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट यूजीसी नेट जेआरएफ कंसेप्ट्स। यह टॉपिक सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ, जियोपॉलिटिक्स और जियो रिसोर्स पॉलिटिक्स को भी डीपली कनेक्ट करता है। इस वीडियो में आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, कंसेप्चुअल ट्रैप्स एंड इजी कंसेप्ट मैप्स भी मिलेंगे, जिससे आपका रिवीजन फास्ट और इफेक्टिव हो जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी, जिनको आपको खुद सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट में लिखना। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में वही क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन लेवल को टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोर थीम, कंट्रोल ओवर मराइन रिसोर्सेस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ईईजेड का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स, नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कंजर्वेशन वर्सेस कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ये कोर थीम है। इंटरनेशनल फिशरीज डिस्प्यूट्स एंड मराइन टाइम पॉलिटिक्स, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉड वार्स, जो कि कब हुई थी? 1950s से लेकर 1970s के अंदर हुई थी कॉड वार। किन कंट्रीज के बीच में हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, यूके और आइसलैंड के बीच में हुई थी ये वार। इश्यू क्या था? फिशिंग राइट्स और ईईजेड, एक्सपेंशन बाय आइसलैंड टू प्रोटेक्ट कॉड स्टॉक्स। तो इसका इशू ये था कि भाई फिशिंग राइट से रिलेटेड इश्यूज था, है ना। और ईईजेड जो कि हमने बताया था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड इशू था, ये आइसलैंड के बीच में। तो आइसलैंड क्या करना चाहता था कि प्रोटेक्ट करना चाहता था कॉड स्टॉक्स को। अब हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। शोड ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ वाइडर मराइन टाइम जुरिडिक्शन, तो ये शो करता है जो ग्रोइंग एक्सेप्टेंस को, जो वाइडर मराइन टाइम जुरिडिक्शन है उसको लेके। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्बोट वार। टर्बोट वार कब आया था? 1995 के अंदर। देखो 50s और 60s 70s के अंदर तो कॉड वार आया, फिर आया टर्बोट वार। टर्बोट वार किस कंट्रीज के बीच में हुए थे? मेन एक्टर्स थे इसके कनाडा वर्सेस स्पेन, है ना, बैक्ड बाय ईयू। इशू क्या था? इसमें इशू था ओवर फिशिंग ऑफ माइग्रेटरी स्ट्रैडलिंग फिश स्टॉक इन द नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक। तो ओवर फिशिंग इसका इशू था कि भाई ओवर फिशिंग ऑफ किसकी? जो माइग्रेटरी स्ट्रैडलिंग फिश स्टॉक्स है उसकी, किसके अंदर? नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक के अंदर। थीम क्या था? कोस्टल स्टेट कंजर्वेशन राइट वर्सेस हाई सी फिशिंग फ्रीडम। तो इसका थीम था कि भाई कोस्टल स्टेट कंजर्वेशन राइट्स और जो हाई सी फिशिंग है उसकी फ्रीडम। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैलॉप वॉर। जो स्कैलॉप वॉर है वो किन कंट्रीज के बीच में हुआ था? फ्रांस और यूके के बीच में। तो एक चीज देखना, जो फर्स्ट कॉड वॉर थी जो 1950s और 70s को लेके हुई थी, वो भी यूके और आइसलैंड के बीच में हुई थी। सेकंड जो हुई थी वो थी टर्बोट वॉर। टर्बोट वॉर 1995 के अंदर हुई थी, कनाडा और स्पेन के बीच में हुई थी। देन अभी वापस यूके और किसके बीच में है? फ्रांस के बीच में स्कैलॉप वॉर हुई। तो एरिया क्या है? बाई और दे सेनी इंग्लिश चैनल जो है। और इशू क्या है? शेलफिश स्कैलॉप हार्वेस्टिंग राइट्स। तो इसका इशू था शेलफिश, जिसका दूसरा नाम कह सकते हैं स्कैलॉप, है ना, उसका हार्वेस्टिंग राइट को लेके ये इशू था। और इसी अकॉर्डिंग मतलब इसी बेस पे फाइट हुई थी। देन लॉबस्टर वार। लॉबस्टर वार कब हुई थी? 1961 से 63 के बीच में हुई थी। तो किन कंट्रीज के बीच में? देखो ब्राजील और फ्रांस के बीच में। देखो पहली कॉड वार जो यूके और किसके बीच में हुई थी? आइसलैंड के बीच में। और है ना, स्कैलॉप वार जो थी वो यूके और फ्रांस के बीच में हुई थी। अब फ्रांस ने एक और के साथ वार हुई थी, जो कि लॉबस्टर वार हुई थी, फ्रांस और ब्राजील के बीच में। इस चीज को ध्यान रखना, किसके बीच में हुई थी ये पूछा जा सकता है। कौन सी ईयर में हुई थी? तो फर्स्ट वाली 1950s से 70s के अंदर हुई थी। जो टर्बोट वॉर हुई थी 1995 के अंदर। लॉबस्टर वार है उसकी हुई थी 1961 से 63 के बीच में। और इशू क्या था? वेदर लॉबस्टर्स क्रॉल और स्विम, कि मतलब इशू ये था कि भाई एक का कहना था कि लॉबस्टर जो है वो क्रॉल करते हैं, है ना, और दूसरे का कहना था वो स्विम करते हैं। तो ये इशू था। यहाँ पे लॉबस्टर का मतलब है समुद्री झींगा।
देन वाई इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों था? क्लासिफिकेशन डिसाइडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइट्स, जो ये क्लासिफिकेशन था ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइट्स को वो क्लासिफाई करता, मतलब कि भाई अगर लॉबस्टर क्रॉल करता तो एक कंट्री को, मतलब इस तरीके से। तो ये जो क्लासिफिकेशन था कि वो क्रॉल करता है या स्विम करता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइट को डिसाइड करता है, इसलिए इससे रिलेटेड वार हुई थी। देन हम बात करेंगे फिफ्थ, जो कि है चरबर्ग इंसिडेंट, जो कि 1993 के अंदर हुआ था। कंट्रीज किसके बीच में? फ्रांस और यूके के बीच में। अब हमने देखा कि देखो फ्रांस और यूके के बीच में एक वार हुई थी, स्कैलॉप वार। उसके बाद में वापस एक इंसिडेंट हुआ था, चरबर्ग इंसिडेंट। कब हुआ था? 1993 के अंदर। इशू क्या था? फिशिंग राइट्स एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इन द इंग्लिश चैनल। तो ये फिशिंग राइट और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के ऊपर इशू था इंग्लिश चैनल, है ना। देन हम बात करेंगे पैसिफिक सैल्मन ट्रीटी 1985, है ना। ये किसके बीच में हुई थी? यूएसए और कनाडा के बीच में हुई थी, 1985 में हुई थी। इसका पर्पस क्या था? मैनेज करना पैसिफिक साल्मन स्टॉक को और रिजॉल्व करना इंटरसेप्टिव फिशिंग डिस्प्यूट को। थीम था जॉइंट मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेटरी रिसोर्सेस। देन हम बात करेंगे यूएनएलओएस ईईजेड rule. EEZ extends up to 200 nautical miles from the coastal baseline. Within EEZ, the coastal state has economic rights over fisheries, oil, gas, and other marine resources. Other states retain navigation freedoms. तो देखो ये जो EEZ था उसके बारे में हमने पढ़ा था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया इसकी इस रूल के अकॉर्डिंग। UNCLOS है जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रूल जो है उसके उसको एक्सटेंड किया गया। कब कहाँ तक? 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड किया गया कोस्टल बेस लाइन से, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो कोस्टल स्टेट है मतलब उसके आसपास की जो स्टेट है 200 नॉटिकल माइल के अंदर, है ना, उसके पास इकोनॉमिक राइट्स होंगे फिशिंग करने के, ऑयल गैस और भी बहुत सारे मराइन रिसोर्सेज होंगे। और जो बाकी जो स्टेट्स हैं वो नेविगेशन, उनको नेविगेशन फ्रीडम मिलेगा। देन हम बात करेंगे ITLOS एनेक्स 6, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ये स्टैब्लिश किसके अंडर हुआ था? तो UNCLOS एनेक्स 6 के अंदर ये क्या हुआ था? स्टैब्लिश हुआ था। देन हम बात करेंगे क्या स्टैब्लिश हुआ था? ITLOS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। देन इसका फंक्शन क्या है? मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स, फिशिंग राइट्स कॉन्फ्लिक्ट, UNCLOS इंटरप्रिटेशन और मराइन जुरिडिक्शन केसेस। देन हम बात करेंगे स्टैडलिंग स्टॉक की, फिश स्टॉक्स दैट माइग्रेट थ्रू और occur within the exclusive economic zones of two or more coastal states and into the adjacent high seas. एग्जाम्पल क्या है इसका? टूना, कॉड, टर्वॉट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि क्रिएटेड शेयर्ड रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर फिशिंग रिस्क एंड नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो देखो ये जो स्ट्रैडलिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि भाई फिशेस के स्टॉक, है ना, जो माइग्रेटरी होते हैं, है ना, और मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, दो या दो से ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर लाई करते हैं कोस्टल स्टेट्स के। तो उसकी वजह से जैसे कि इसका एग्जांपल टूना है, कॉड है, टर्बॉट है, तो ये दो मतलब दो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंदर लाई करते हैं। तो या इसमें कॉन्फ्लिक्ट यही होती है इसी को लेके कि भाई ओवर फिशिंग के रिस्क को लेके, है ना, और भी शेयर रिसोर्सेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। देन हम बात करेंगे जियो पॉलिटिकल ड्राइवर्स, है ना, जैसे कि रिसोर्स स्कैरसिटी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सपेंशन, कंजर्वेशन पॉलिसीज, मार्केट डिमांड हाई, सी फूड डिमांड, माइग्रेटरी स्पीशीज, शेयर्ड रिसोर्सेज। तो ये जो ये है, ये जियो पॉलिटिकल ड्राइवर है, जैसे कि रिसोर्स की स्कैरसिटी होना, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का बढ़ना, कंजर्वेशन पॉलिसी का होना, मार्केट की डिमांड जैसे कि हाई सी फूड की डिमांड होना, मार्केट जो माइग्रेटरी स्पीशीज है शेयर रिसोर्सेज के अंदर, उससे रिलेटेड ये जियो पॉलिटिक्स ड्राइवर है। देन हम बात करेंगे क्विक रिमेम्बर, जो कॉर्ड वॉर है यूके वर्सेस आइसलैंड के बीच में हुई थी, टर्बॉट वॉर कनाडा और स्पेन EU के बीच में हुई थी। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक स्प्रेडेड है। जो ITLOS जो है वो स्टैब्लिश हुआ था UNCLOS एनेक्स 6 के अंदर। स्टर्लिंग जो स्टॉक है मूव अक्रॉस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड हाई सीज। पैसिफिक सॉल्मन ट्रीटी USA कनाडा के बीच में हुई थी। तो लॉबस्टर वार जो है वो ब्राजील और फ्रांस के बीच में हुई थी। ये सॉल्मन वार जो है ना USA कनाडा के बीच में हुई थी। ये एग्जाम 2026 के एग्जाम में भी आ चुका है एक क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि भी सॉल्मन वार किसके बीच में हुई थी, तो उसके अंदर आएगा USA कनाडा के बीच में। स्कैलॉप वार जो है वो फ्रांस और UK के बीच में हुई थी। देन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स often arise from conservation versus commercial exploitation। तो ये वॉर हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। अभी लेटेस्ट के अंदर ही आया था 2026 के अंदर 7 जैन के अंदर शिफ्ट 1 था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था सैल्मन वॉर से रिलेटेड। इसलिए हमने मैरीटाइम जो वाटर वार्स है वो सारी पढ़ ली। कॉर्ड वार है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका टाइम पीरियड क्या था और किस कंट्रीज के बीच में हुई थी, की इशू क्या था और एरिया और रीजन क्या था, इन सभी के बारे में हम एक बार एक क्लास देख लेते हैं फटाफट से। ये क्विक रिवीजन है कि भाई कॉर्ड वार 1950s 1970s में हुई थी यूके आइसलैंड के बीच में। फिशिंग राइट्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सपेंशन से रिलेटेड था इशू और नॉर्थ अटलांटिक एरिया था। देन टर्बोट वॉर 1995 के अंदर कनाडा वर्सेस स्पेन के अंदर हुई थी, बैक्ड बाय EU। स्टैडलिंग फिश स्टॉक के ऊपर हुई थी ओवरफिशिंग पे, और एरिया कौन सा था, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक का। स्कैलप वॉर जो 1960s और प्रेजेंट में भी चल रही है, जो फ्रांस और UK के बीच में थी। देन सेल्फिश हार्वेस्टिंग राइट्स पे बेस्ड है। सेल्फिश को दूसरा नाम स्कैलप है और बाय दी सैनी इंग्लिश चैनल एरिया था। देन लॉबस्टर वॉर जो है 1961 से 63 में हुई थी, ब्राजील और फ्रांस के बीच में हुई थी। लॉबस्टर कॉल करता है, स्विम करता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से रिलेटेड थी, साउथ अटलांटिक इसका रीजन था। चरबाग इंसिडेंट 1993 के बीच में हुआ था, फ्रांस और UK के अंदर हुआ था। फिशिंग राइट्स और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इंग्लिश चैनल एरिया था इसका। पैसिफिक साल्मन ट्रीटी जो 1985 के अंदर USA कनाडा के अंदर मैनेजमेंट ऑफ पैसिफिक सैल्मन स्टॉक्स और नॉर्थ पैसिफिक के अंदर हुई थी। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट UNCLOS कंसेप्ट, है ना। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जोन देखेंगे, जोन और कंसेप्ट देखेंगे, एक्सटेंड देखेंगे, एक्सटेंड फ्रॉम बेसलाइन, और की राइट्स एंड फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो हम जोन और कंसेप्ट के अंदर क्या देखेंगे, देखो ये टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड है, और फुल सर्वेजिनिटी ऑफ कोस्टल स्टेट। जो कंटिजियस जोन है वो अप टू 24 नॉटिकल माइल्स है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स है अंडर कंडीशंस के अंदर। हाई सीज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। देन हम बात करेंगे कॉन्टिजियस जोन जो है उसके की राइट्स या फीचर्स के बारे में। तो वो है कस्टम, फिस्कल, इमिग्रेशन कंट्रोल, तो उनके पास ये राइट्स होते हैं। देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर सर्वेजन राइट्स फॉर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है उसके अंदर राइट्स ओवर सी बेड एंड सबसॉइल रिसोर्सेज। देन हाई सी जो है उसके अंदर ओपन टू ऑल स्टेट्स, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फिशिंग, सब्जेक्ट टू ट्रीटीज। अब हम बात करेंगे स्ट्रैडलिंग स्टॉक्स के की पॉइंट की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रैडलिंग स्टॉक की डेफिनेशन क्या होती है, फिश स्टॉक्स दैट माइग्रेट थ्रू और अकर विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ 2 और मोर कोस्टल स्टेट्स एंड इनटू द एडजेसेंट हाई सीज। तो वो फिश स्टॉक जो माइग्रेट करते रहते हैं एक या एक से मतलब 2 या 2 से ज्यादा कोस्टल स्टेट्स के बीच में, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दे रखे हैं उनके बीच में जब माइग्रेट करते हैं एंड इनटू द एडजेसेंट हाई सीज, है ना। एग्जांपल कौन कौन से हैं इसका, टूना, कॉड, टर्बोट, सैल्मन, है ना। वाई इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये क्रिएट करते हैं एक शेयर रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स को, ओवरफिशिंग रिस्क को, और नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। गवर्निंग प्रिंसिपल क्या है, स्टेट्स मस्ट कोऑपरेट फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, UNCLOS पार्ट 6। देन हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स के बारे में। तो देखो एक लाइन में ये चीज ध्यान होनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि भाई
कॉड वार जो है वो यूके आइसलैंड के बीच में, टर्बोट वार जो है कनाडा स्पेन के बीच में, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड हो चुका है। ITLOS जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था अंडर UNCLOS, जो एनेक्स 6 था उसके अंदर। स्टार्लिंग स्टॉक माइग्रेट बिटवीन EEZ एंड हाई सीज। जो पैसिफिक सॉल्वेंट ट्रीटी है वो कौन सी ईयर में होता, तो 1985 के अंदर यूएसए और कनाडा के बीच में। लॉबस्टर जो वार है वो ब्राजील और फ्रांस के बीच में हुई थी। स्कैलॉप वार फ्रांस और यूके के बीच में हुई थी। तो देखो, स्कैलॉप वार फ्रांस यूके के बीच में हुई थी, और चरवॉग इंसिडेंट भी फ्रांस यूके के बीच में हुआ था। मैरीटाइम डिस्प्यूट जो है ऑफन अराइज फ्रॉम कंजर्वेशन वर्सेस कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। देन हम देखेंगे की डायग्राम कंसेप्ट मैप एक तरीके से। तो ये है ना डायग्राम है जिसके अंदर बता रखा है कि भाई 12 नॉटिकल माइल्स तक है ना टेरिटोरियल वाटर्स है, देन 24 तक कंटिजेंस जोन है, देन 200 तक EEZ है, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और आखिर में बियॉन्ड उसके हाई सीज है। देन इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप जो कि स्टूडेंट्स को अवॉइड करने होते हैं एग्जाम के अंदर, जब EEZ जो दे रखा है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है गिव्स फुल टेरिटोरियल सर्विजिनिटी ओनली। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स देता है, फुल टेरिटोरियल सर्विजिनिटी नहीं देता है, इस चीज का ध्यान रखना। ITLOS और ICJ आर द सेम, तो ये अलग अलग है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, है ना। देन बात करेंगे हम स्टैडलिंग स्टॉक स्टे विद इन 1 EEZ, तो ये गलत है। स्टैडलिंग स्टॉक जो होते हैं वो एक से ज्यादा EEZ में लाई करते हैं, दे माइग्रेट अक्रॉस जोन्स एंड हाई सीज, है ना। देन हम बात करें कोल्ड वॉर इन्वॉल्व फ्रांस, तो कोल्ड वॉर फ्रांस को इन्वॉल्व करती थी, तो गलत है क्योंकि वो यूके और आइसलैंड को इन्वॉल्व करती थी। टर्बोट वॉर वाज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, जो टर्बोट वॉर थी वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। प्राइमरी फिशरीज डिस्प्यूट थी। हाई सीज बिलोंग टू नियरेस्ट कंट्री, जो हाई सी है वो नियरेस्ट कंट्री को बिलोंग करती है, तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दे आर इंटरनेशनल वाटर्स। तो हमने ये देख लिया कि भाई कौन से किस टाइप के स्टेटमेंट्स गलत हैं, है ना, किस तरीके से आ सकता है ट्रैप एग्जाम के अंदर, उसके बारे में देख लिया। अब हम इससे रिलेटेड थ्योरी देख लिया, अब हम थ्योरी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूजीसी नेट JRF लेवल के हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट्स एंड UNCLOS से रिलेटेड है। इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके अभी के अभी सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। अपने आंसर्स को कमेंट में शेयर करना। लेट्स सी कि कितने स्टूडेंट्स के पूरे आंसर सही हैं।